नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कर रहे हैं बायोलॉजी विषय कक्षा 12th की, और बायोलॉजी विषय में से खवाटी मिशन 100 की जो पीडीएफ है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के साथ और 2 मॉडल पेपर के साथ उसको समझने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बायोलॉजी विषय को अगर आप तक भी नहीं पढ़ पाए तो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि प्यारे विद्यार्थियों आप नहीं पढ़ पाते। बायोलॉजी विषय को पढ़ना बहुत सरल है, कठिन नहीं है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक अपनाएंगे और उस ट्रिक से आप अब भी बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब हम समझेंगे कि प्यारे विद्यार्थियों, बायोलॉजी विषय का जो पेपर होगा वो 3.25 घंटे का होगा। पूर्णांक होंगे वो 56 होंगे। 100 में से जो जितने 56 जो नंबर हैं वो हमें नोटबुक कॉपी में लिख के आने। बाकी हमारे स्कूल से प्रैक्टिकल और स्कूल के थ्रू चले गए तो हमें लाने 56 नंबर। ज्ञान वाले प्रश्न होंगे वो हमारे अंक भार होगा 17, अवबोध वालों का होगा 16, ज्ञान उपयोग वाले होंगे 11, कौशल वाले होंगे 5.5 और विश्लेषण होंगे 6.5। टोटल 56 मार्क्स का प्रश्न पत्र है वो हमारे सामने होगा और इसको हम हल करके आएंगे। अब हल करने के लिए उसके लिए हमें योजनाबद्ध तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि समय का यूज करेंगे तभी समय हमारा साथ देगा। प्यारे विद्यार्थियों, यूं ही कोई महान नहीं बनता, उसके लिए त्याग जरूरी है। तो प्रेजेंट आप अपना समय है वो पूरा का पूरा अपने नोटबुक को दें, कहने का मतलब अपने विषय को दें, अपनी परीक्षा को दें। पहला प्रश्न, पहली बात हम करें कि प्रश्नों के प्रकार क्या होंगे। हमारे सामने 6 प्रकार के प्रश्न होंगे और हमारा पेपर है वो 4 भागों में बटा होगा। अ ब स द। पहले प्रकार के प्रश्न होंगे वो होंगे बहुविकल्प वाले, ऑब्जेक्टिव अ ब स द वाले। ये 18 प्रश्न होंगे। पर क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा। रिक्त स्थान वाले होंगे 10 और पर क्वेश्चन आधे मार्क्स का होगा। अति लघुत्तरात्मक 10 होंगे, 1 नंबर का होगा पर क्वेश्चन। लघुत्तरात्मक 10 होंगे जो कि 1.5 नंबर के होंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 होंगे और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का ही होगा। निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो होंगे 2 और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। अब हमारा जो विषय वस्तु है उसका अंक भार क्या होगा, पर चैप्टर कितने मार्क्स का है इसको आप देख सकते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन 5 नंबर का चैप्टर है। मानव जनन 4 का है। जनन स्वास्थ्य 2 का है। वंशानुगति तथा विविधता के सिद्धांत 5 का है और वंशानुगति के आणविक आधार 6 नंबर का है। विकास 3 का है और मानव स्वास्थ्य के रोग। ये हमें क्यों मिले? ये बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ताकि हम अपनी योजनाबद्ध तरीके से, जैसे कोई चैप्टर 6 नंबर का है, कोई चैप्टर 3 नंबर का है, तो 6 वाले को हम ज़्यादा जोर देंगे, 6 वाले को ज़्यादा तैयार करेंगे। जिस चैप्टर से हमारे निबंधात्मक प्रश्न आने वाले हैं उस चैप्टर पे हम ज़्यादा अपना समय लगाएंगे। पहला पाठ है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आएंगे हम देख लें। अंक भार 5 का है पूरा चैप्टर और इसमें प्रश्न आएंगे वो आएंगे हमारे वस्तुनिष्ठ, फिर रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय। यहाँ से कोई निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट कर लिया गया है। जैसे एक प्रारूपी आवर्त बीजी पादप के प्राकरण की जो भित्ति है वो कितने परतों से बनी होती है, उसमें 2 परत होती। गैर एल्ब्यूमिन्स यानी अभ्रूण पोषी बीजों को सही जोड़ा है वो कौन सा है? तो एक तो मटर और एक मूंगफली। आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण क्या है? तो स्ट्रॉबेरी है आभासी फल का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कि आभासी फल का उपयुक्त उदाहरण है वो स्ट्रॉबेरी। आपने देखी होगी स्ट्रॉबेरी। तो इनमें से कौन सा पादप है? जल परागित पादप नहीं है, तो ये कैनाबिस नहीं है। प्राकरण की विभाजित होकर 2 नर युग्मों का निर्माण होता है। किससे? तो जनन कोशिका से। तो इससे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो शामिल कर लिए गए हैं और इन मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को विद आंसर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। इधर उधर कंटेंट के लिए ना भटकते हुए आप अपनी तैयारी को बार बार रिवीजन करें। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावते शिल्पी पड़त निशान।
अगर एक पत्थर पे एक जो मुलायम रस्सी से निशान पड़ सकते हैं, तो अभ्यास से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यदि किसी आवर्तबीजी पादप के भ्रूण कोश कोशिका में 24 गुणसूत्र हो, तो उसी पादप की मूल की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 16। भारतीय पादप भौतिकी के जनक कौन है? तो पी माहेश्वरी। तो इससे संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट देख लें, और ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न देख लें। 2 मॉडल पेपर सहित अपना ये PDF है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का। ऐसे 2 परजीवी बताने। कौन से परजीवी बताने? 2 परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जिसका जीवन दूसरे पे डिपेंड हो, जिनके फलों में हजारों की संख्या में बीज बनते। तो ओराबंकी और स्ट्राइगा। अनिषेचक जो फलन है उससे आप क्या समझते हैं? बिना निषेचन क्रिया के। अ लग गया तो इसका मतलब बिना निषेचन क्रिया के अंडाशय का फल में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? अनिषेचक जनन या फलन कहलाता है। जैसे किसमें होगा? केले में। इसका उदाहरण भी दे दिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, हेरकोगेसी से आप क्या समझते हैं? हेरकोगेसी को अच्छे से सीख लें। इसमें 3 मार्क्स वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आवर्त बीजों में भ्रूण पोष की सूत्र गुणिता क्या होती है? इसको अच्छे से याद करना है। 3 मार्क्स का पराकरण हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं कैसे? लघु बीजाणु धानी के पोषक परत के प्रकार और कार्य लिखिए। तो इसमें द्विनिषेचन त्रिसंकलयन को समझाना है। ये पैरागोसी को समझाया गया है। फ्लोरिकल्चर क्या है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? तो बागवानी विज्ञान की एक शाखा है जिसको क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। और इसका नामांकित चित्र बनाना है, प्रारूपीय पुंकेसर का। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाएं। निषेचन पूर्व घटनाओं को सूचीबद्ध कीजिए। द्विबीजपत्री भ्रूण परिवर्धन की विभिन्न प्रावस्थाओं को दिखाइए। किस प्रकार से द्विबीजपत्री हैं, उनमें भ्रूण बनता है। प्राकरण को परिभाषित कीजिए। प्रागण है उसका महत्व भी लिखना है। निषेचन क्रिया के लिए अति आवश्यक। नेक्स्ट पार्ट है वो है मानव जनन। मानव में, मनुष्य में जनन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है, और इसके लिए प्रश्न का जो प्रश्न आएंगे इसमें 4 नंबर के, और इसमें से रिक्त स्थान वाले वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक ही आएंगे। यहाँ से ना तो 3 नंबर वाला प्रश्न आएगा ना ही निबंधात्मक आएगा। तो इसको अच्छे से सीख ले। मानव जनन में प्रक्रियाओं को सही क्रम है उसका चयन करना है। तो इसके लिए युग्मक जनन, फिर युग्मक संलयन, फिर युग्मनज, और फिर भ्रूणीय परिवर्तन। भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। फिर जरायुज प्राणी कौन सा है? तो मेंढक है, सर्प है, चिड़िया है। क्या ये उपयुक्त सभी हैं या नहीं है? जरायुज प्राणी। तो आपको जरायुज प्राणी का पता होगा तो आप आसानी से उत्तर ढूंढ सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं है। मानव में शुक्राणु के अलैंगिक सूत्र कितने होते हैं ये बताने। अलैंगिक पूछा, अलिंग वाले सूत्र पूछे हैं तो 22 होते हैं। शुक्राणु अंडाणु का संलयन होता है, कहाँ पे होता है? तो ये भी बताना है, फ्लोपियन नलिका में। तो इस चैप्टर से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी दे दिए, अति लघुतरात्मक भी दे दिए, लघुतरात्मक भी दे दिए, और यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आने वाला नहीं है और ना ही निबंधात्मक प्रश्न आने वाला है। तो फिर हमें छोटे प्रश्न याद करने, अच्छे से याद करने, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। फिर जनन स्वास्थ्य परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब हुई? 1951 में ही हो गई थी परिवार नियोजन। तो परिवार नियोजन से संबंधित जितने भी इसमें दिए हुए हैं और परिवार नियोजन के जो फायदे हैं, नुकसान हैं, उससे संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। कौन कौन से साधन परिवार नियोजन में यूज होते हैं, कोऑपरेटिव का क्या कार्य है? तो निषेचन को रोकना। कोऑपरेटिव एक परिवार नियोजन का साधन है।
तो कॉपर्टी और इसके संबंध में अच्छे से आप याद कर लें। गर्भ निरोधक के जो भी उपाय हैं उन सबको आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे संबंधित प्रश्न हैं वो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो है वंशानुगति और विविधता का सिद्धांत। तो किस प्रकार से जीव एक्स ओ डबल एक्स प्रकार का लिंग निर्धारण प्रदर्शित करता है। तो कौन सा जीव है वो, टिड्डा। तो इससे संबंधित भी सभी प्रश्न हैं। इस चैप्टर से हमारे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे ये देख लेते हैं। तो इस चैप्टर से हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेंगे, अतिलघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा, 3 नंबर वाला भी प्रश्न आएगा। तो छोटे सभी प्रश्न याद करने हैं और विद आंसर आपको दिए हुए हैं। अब इसमें 3 मार्क्स वाले जैसे मेंडलीय विकार हैं, प्रमुख मेंडलीय विकारों को भी समझाइए। हीमोफीलिया जो रोग है वो क्या है और इसमें किस प्रकार से ये रोग है, ये लिंग गुणसूत्र एक्स पर अप्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण होता है। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में रक्त का थक्का नहीं बन पाता, प्राय स्त्रियां इसकी वाहक होती। जो हीमोफीलिया रोग है इसको अच्छे से सीखना आपको। इसमें ये प्रभावित कौन होता है, स्त्रियां होती हैं। इसमें दात्र कोशिका भी सीखनी है। एक संकरण क्या है, एक संकरण का उपयोग करते हुए प्रभावित और पृथक्करण के नियम समझाने, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को उचित आरेख द्वारा समझाइए। हम छोटी क्लासों से इसको पढ़ते आ रहे हैं, 10th में हमने अच्छे से पढ़ा था, तो सरल ही है, कोई हार्ड नहीं है। इसका डायग्राम बनाएं फिर समझाएं। क्रोमोसोमीय विकार क्या होते हैं, प्रमुख क्रोमोसोमीय विकारों के नाम और उसके उत्पन्न होने के कारण भी बताने। तो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम जितने भी हैं विकार, तो इन विकारों को बताना है। द्विसंकरण किसे कहते हैं, और द्विसंकर है संकरण के आधार पर स्वतंत्र व्यूह अपव्यूह का जो नियम है उसको समझाना है। सप्रभाविता किसे कहते हैं, प्रभावी और अप्रभावी। वंशावली विश्लेषण क्या है, पूर्ण प्रभाविता क्या है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन को भी बताना कि उत्परिवर्तन होता क्या है। तो उत्परिवर्तन क्या होता है, किसी जीव की आनुवंशिक संरचना में जो अचानक परिवर्तन हो जाते हैं और वो अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं उत्परिवर्तन। अचानक से परिवर्तन को कहते हैं उत्परिवर्तन। वंशानुगति के आणविक आधार, और इस चैप्टर से हमारे किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, तो वस्तुनिष्ठ तो आएंगे ही और अतिलघु उत्तरात्मक भी आएंगे, और यहाँ से हमें निबंधात्मक प्रश्न करना है। जेनेटिक कोड में समापन कोड क्या होता है, तो इसमें ये उपयुक्त तो सभी होते हैं। तो इससे बनने वाले छोटे सभी प्रश्न हैं वो आपको याद करने हैं। जैसे न्यूक्लियोसाइड होता है, क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजनी क्षार प्लस शर्करा को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। डीएनए, डीएनए क्या है ये भी याद करना है। डीएनए, आरएनए, और इससे बनने वाले जो निबंधात्मक प्रश्न हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्नों को अच्छे से सीखना है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पुनरावर्ती डीएनए किसे कहते हैं, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेंज के प्रयोग को समझाना है कि इन्होंने किस प्रकार से समझाया कि डीएनए में कैसे परिवर्तन आता है। मानव जीनोम परियोजना क्या है, मानव जीनोम की जो परियोजना विशेषताएं हैं वो बतानी। डीएनए फिंगरप्रिंट के चरण, डीएनए से किस प्रकार से फिंगरप्रिंट है उनकी जांच होती है, और डीएनए का उपयोग क्या है। डीएनए को परिभाषित कीजिए, और द्विकुंडलिनी जो डीएनए है उसकी संरचना बनानी है, नामांकित चित्र बनाना है। अनुलेखन इकाई से क्या तात्पर्य है, और ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुलेखन प्रक्रिया में नामांकित चित्र बनाना है। तो डीएनए आरएनए का जो भी प्रोसेस है मानव शरीर में उसको सबको बताना है। नेक्स्ट है विकास, और विकास चैप्टर से हमारे प्रश्न आएंगे वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। यहाँ से कोई भी दीर्घ उत्तरीय और निबंधात्मक नहीं आने वाला। छोटे प्रश्न सभी याद करने, अच्छे से याद करने,
जैसे पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष के उदाहरण है वो कौन से? अभिसारी विकास है। यानी मानव में और पशु पक्षियों में विकास है कैसे होता है? वृद्धि, विकास का मतलब है वृद्धि या बढ़ना, तो वो सब इस चैप्टर में है। हेमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप में हुआ? तो अफ्रीकी महाद्वीप से हुआ। और आनुवंशिक अफवाह को परिभाषित कीजिए। डार्विन फिच्चे किसे कहते हैं? इनसे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करने हैं। नेक्स्ट अपना चैप्टर है मानव स्वास्थ्य और रोग। मानव में होने वाले रोग कौन कौन से और कैसे मनुष्य उनसे बच सकता है, प्रतिरक्षा उनके लिए कौन कौन सी है, कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। और एड्स होता किससे ये भी पता है, इसी चैप्टर में है कि एड्स किन चीज़ों से होता है, वो भी आपको अच्छे से याद करना है। मानव में जितने भी रोग होते हैं उन सब रोगों को यहाँ दिखाया गया। जैसे हाथी पांव रोग है वो किसके कारण होता है? तो फ्लाइलेरियाई है, कृमि एक, उसकी वजह से हो जाता है। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी याद कर लें। और इससे बनने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सबको क्लियर कर ले। मानव रोग से संबंधित जितने भी उपाय हैं उनको अच्छे से याद करना है। कौन कौन से रोग हैं, इन रोगों से बचने के उपाय क्या है। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवी, क्या कोई सूक्ष्म जीवी हैं, बैक्टीरिया हैं, वो मानव कल्याण में भी सहायक हैं, तो उनके बारे में भी बताया गया है। और इस चैप्टर से हमारे जो प्रश्न आएंगे वो वस्तुनिष्ठ आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, अति लघुत्तरात्मक आएंगे, लघुत्तरात्मक। यहाँ से कोई दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक प्रश्न नहीं आने वाला। इस चैप्टर से छोटे जितने भी प्रश्न बन रहे हैं वो सब याद करने। जैसे पेनिसिलियन नामक एंटीबायोटिक किस कवक से प्राप्त होती है? ये वो प्रश्न हैं जो हम 10th 12th सब में 10th 11th 12th सब में पढ़ते आए, वही प्रश्न है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत और प्रक्रम, इस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं? तो यहाँ से वस्तुनिष्ठ आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, लघुत्तरात्मक आएंगे। यहाँ से भी कोई दीर्घोत्तरीय और निबंधात्मक नहीं आने वाले। इससे छोटे जितने भी प्रश्न हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न आपके लिए, रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक सभी प्रश्नों को एक साथ विद आंसर के आपको दे दिए गए हैं। तो आप बार बार अभ्यास करें, इस PDF का बार बार अभ्यास करें। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके लिए सिलेक्टेड है। आपका समय अच्छे से प्रबंधित हो सके, आप समय का यूज कर सकें, मिस यूज नहीं हो आपके समय का कि आंसर कहीं और ढूंढ रहे हो, प्रश्न कहीं और है। यहाँ सब प्रश्न हैं वो दे दिए गए हैं। जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग, इस चैप्टर से 4 मार्क्स टोटल आने वाले हैं, जिसमें से रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक। कोई भी निबंधात्मक और दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से भी नहीं आएगा हमारा, सब छोटे ही प्रश्न आने वाले हैं। रिक्त स्थान दे दिए गए हैं आपको, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न, लघुत्तरात्मक, जीव और समष्टियाँ, इस चैप्टर से भी हमारा कोई दीर्घोत्तरीय प्रश्न नहीं आने वाला। सब आएंगे छोटे प्रश्न, वस्तुनिष्ठ आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक ये प्रश्न आएंगे। तो इनको अच्छे से याद करना है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको बता दें प्यारे विद्यार्थियों, आज अगर आप करियर को लेकर चिंतित हैं तो अपने चैनल पे मिलेगा पूरा, मैंने समझाकर आपकी पूरी करियर काउंसलिंग घर बैठे कर दी है। आपको बता दिया है कि आप 10th के बाद क्या कर सकते हैं। आपने 10th में बायो लिया है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने अगर मैथ लिए तो क्या कर सकते हैं, आपने अगर आर्ट के सब्जेक्ट लिए हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो घर बैठे बिना किसी पैसे के निःशुल्क आपकी करियर काउंसलिंग की है। मैंने आपके सहयोग की पूरी कोशिश की है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप भी उस वीडियो को देखें ताकि आप भी अपने भविष्य को अच्छे से सिक्योर कर सकें, सुनहरा बना सकें। इसी उम्मीद के साथ मेहनत की गई है।
तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका फ़ायदा हो सके। बहुत से बच्चे सही काउंसलिंग की वजह से, सही गाइडेंस की वजह से बहुत इंटेलिजेंट होते हुए भी बहुत कुछ नहीं कर पाते, लेकिन उनमें क्षमता होती है, वो जीनियस होते हैं, लेकिन उनके सामने ये नहीं पता होता कि मेरे सामने कौन कौन से स्कोप हैं, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत कम स्कोप हैं वो हमारे समाज में बता दिए जाते हैं। जैसे कि आपने बायो लिया है तो आप सिर्फ डॉक्टर ही बन सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका नीट में अच्छे मार्क्स के साथ नहीं हो पाता तो आप बहुत से करियर ऑप्शन आपके सामने हैं, उनको आप अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करके और उनके लिए आप तैयारी करके उन करियर में आप जा सकते हो, अपना भविष्य निर्माण कर सकते हो, अपने भविष्य को सुनहरा बना सकते हो। इसी उम्मीद के साथ मैंने वो वीडियो बनाया है, तो आप उसको ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, अपना करियर खुद बनाएं और दूसरों की भी मदद करें। अब बताना मेरा फर्ज था, फॉलो तो आपको ही करना है अपने जीवन में, मेहनत भी आपको ही करनी है। मैंने मेहनत की है आप तक अपना जो अनुभव है वो बताने की। अब आप उस अनुभव का कितना फ़ायदा लेकर आप आगे बढ़ेंगे, ये तो आपको ही तय करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपने समय का सदुपयोग करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे मॉडल पेपर को हल और अपना बायो का मॉडल पेपर हल करेंगे। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपको कहाँ दिक्कत आ रही है वो बताएं। थैंक्स, ऑल द बेस्ट।